पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंचल एक भयानक सपना देखती है जिसमें रणधीर उसके बच्चे को उठाकर ले जाता है और चंचल बस चिल्लाती रह जाती है। एकदम से चंचल की आंख खुलती है और वह हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। चंचल ने घबराते हुए कहा, कहीं सपना सच ना हो जाए। फिर वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, कहीं वह राक्षस मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, वो मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंचल अपनी घबराहट को अपने गुस्से में बदलते हुए बोलती है। फिर उसकी नजर अपने साइड में जाती है जहां पर सम्राट को होना चाहिए था, पर वह वहां पर नहीं था। ये कहाँ गए? चंचल इधर उधर देखते हुए बोलती है। सम्राट सम्राट, वो उसे आवाज लगाती है, पर जब सम्राट का कोई जवाब नहीं आता तो वह उठती है और उसे ढूंढते हुए बाहर निकल जाती है। उधर अस्पताल में रोहन के पीठ पर काफी गहरा कट लग गया था, जिस कारण खून काफी बह गया था और इसी वजह से तनु का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उसे अपनी बाजू पर लगी चोट का कोई होश ही नहीं था। सुहानी अस्पताल में उनसे मिलने आई थी। वह तनु को संभाल रही थी और वही जबरदस्ती उसकी बाजू पर पट्टी करवाती है। सम्राट डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर और सम्राट रोहन के पास आते हैं, जहां रोहन बेहोश बेड पर पड़ा हुआ है और तनु सुहानी उसके पास ही बैठे हुए थे। डॉक्टर को देखते ही तनु उसके पास जाती है, उस रोहन के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे शांत करवाते हुए बोला, घबराने वाली कोई बात नहीं, बस खून ज्यादा बहने की वजह से ये बेहोश है, बाकी सुबह तक इनको होश आ जाएगा। ध्यान रहे कि ये कोई काम ना करे वरना जख्म ठीक नहीं होगा और उनके साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तनु नम आंखों से रोहन को देख रही थी। उसकी हालत देखकर हर कोई ये देख पा रहा था कि वह रोहन से कितना प्यार करती है। सम्राट के लिए भी यह हैरानी की बात थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही तनु है। वह तनु के पास जाता है, उसे समझाते हुए बोला, फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है, अपना भी ध्यान रखो। तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो, अगर एक भी कमजोर पड़ गया तो गुजारा नहीं होगा। सम्राट उसे समझाते हुए बोलता है। तनु अपने आंसू साफ करती है और उसकी तरफ देखकर पूछी, आपको कैसे पता चला कि यह सब होने वाला है? वह सम्राट से सवाल करती है। सम्राट सुहानी को देखते हुए, मुझे सुहानी का फोन आया था और वह उसे सारी बात बताता है। तनु सुहानी की तरफ देखते हुए, तुम तो हॉस्टल चली गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? नहीं भाभी, मैं कोई हॉस्टल नहीं गई थी, बल्कि माँ मुझे घर में बंद कराई थी, क्योंकि मैं उनकी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। वह कोई बीमार नहीं थी, इतने दिनों से सिर्फ डॉक्टर के साथ मिलकर नाटक कर रही थी। वह बस यही देखना चाहते थे कि रोहन भाई उनके पास जाते हैं या नहीं, ताकि वह आपके घर आ सके और आप दोनों पर हमला कर सके, आप दोनों को जान से मार सके। इसलिए उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर ये नाटक किया और फिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। रोहन भाई ने उन पर भरोसा किया और वह उनको अपने घर पर ले आए, लेकिन इतना वो। सुहानी फिर से रोने लगती है। तनु उसे चुप करवाते हुए बोली, यकीन नहीं होता मुझे कि तुम उसी माँ की बेटी हो। सुहानी ने एकदम से कहा, नहीं भाभी, मैं सिर्फ रोहन भाई की बहन हूं और किसी की कुछ नहीं। सम्राट दोनों के लिए खाना मंगवाता है। तनु को समझाता है कि अपनी दवाई का भी ध्यान रखना है। तनु सम्राट को घर जाने के लिए बोलती है कि इस हालत में आपको चंचल के साथ होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी हम तो है यहाँ पर। सम्राट को भी चंचल की टेंशन हो रही थी, तो वह डॉक्टर से एक बार मिलकर और सुबह वापस आने का बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद सम्राट घर पहुंचता है। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे में जा रहा था ताकि किसी की नींद खराब ना हो। वह आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलता है, क्योंकि उसकी नजर में तो चंचल सो रही है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो लाइट को चालू पाता है और बिस्तर खाली। फिर उसकी नजर खिड़की पर खड़ी चंचल पर जाती है, जो अपने ही सोच में गुम थी। ब्लैक कलर की नाइटी में बेहद प्यारी लग रही थी। हवा से उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, जो बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे तंग कर रहे थे। सम्राट उसके पास आता है, उसे पीछे से बाहों में भरते हुए अपनी चीन उसके कंधे पर टिकाकर पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? ये कहता हुआ उसने हौले से उसके कंधे को चूम लेता है। चंचल पीछे पलटती है, एकदम से उसके सीने से लगते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, वो बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोलती है। सम्राटो उसे अपने आगोश में समा लेता है, प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोल रहे, तो मैं भी नहीं पाता तुम्हारे बिना, और जरूरी ना होता तो तुम्हें छोड़कर बिल्कुल ना जाता। वो उसे समझाते हुए बोलता है। सम्राट इस वक्त उसे कुछ भी बताना सही नहीं समझता, ये सोचकर कि चंचल परेशान हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ सुहानी और तनु सोफे पर बैठे हुए हैं। रात काफी हो गई थी। तनु ने दवाई खाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। उसका सारा ध्यान तो रोहन में अटका हुआ था।
यहाँ तक कि उसकी बाजू में भी दर्द हो रहा था, पर उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। सुहानी उससे कह रही थी कि वह कुछ देर आराम कर ले, सो जाए, पर नहीं, वह आंखें बंद करती है तो वही भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम जाता है कि अगर सम्राट सही समय पर ना आता तो आज न जाने क्या हो जाता। लगभग उसने तो रोहन को खो ही दिया था। ये सब सोच सोच कर ही उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। सुहानी उसकी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ रही थी, पर वह क्या कर सकती थी। कुछ देर के बाद सुहानी की बैठे बैठे आंख लग जाती है। वह वही पीछे सोफे पर सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके सोने के बाद तनु उठती है, रोहन के पास रखे स्टूल पर जाकर बैठ जाती है। प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगती है। वह प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अपना सब कुछ गवा कर मैंने तुम्हें पाया है रोहन, अब प्लीज तुम मुझसे कभी दूर मत होना, कभी भी नहीं, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह कसकर रोहन का हाथ पकड़ लेती है और पूरी रात वहीं बैठ रहती है। अगले दिन सुबह रोहन को होश आता है। वह अपनी आंखें खोलता है तो तनु को अपने पास अपने कंधे पर सर रखकर सोता हुआ पाता है। उसने अभी भी कसकर रोहन का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर रोहन के होठों पर एक मुस्कान बिखर जाती है और वह आहिस्ता से अपने होठ उसके माथे पर रख देता है। इतना काफी था तनु को जगाने के लिए। वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है, रोहन की तरफ देखती है जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। उसको देखकर तनु की आंखें भी नम हो जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ जाते हैं। कितना कुछ कहना चाहते थे वह दोनों एक दूसरे से, पर फिलहाल दोनों के आंसू बोल रहे थे। रोहन अपना हाथ बढ़ाकर तनु के आंसू साफ करता है और उसे रोने से मना करता है, जैसे कह रहा हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, प्लीज रोना बंद करो। तनु उठती है, बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेती है। इसके बाद वह डॉक्टर को बुलाने जाती है। रोहन की नजर सोफे पर सो रही सुहानी पर पड़ती है। एक बार फिर उसका दिल भर आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुहानी रेखा की ही बेटी है, सुमेर की बहन है। आखिर कितना फर्क है इन सब में। शायद सुहानी अपने पिता पर गई थी, तभी तनु डॉक्टर को लेकर अंदर आती है। डॉक्टर रोहन का हाल चाल पूछने लगते हैं, फिर उसका चेकअप करने लगता है। डॉक्टर रोहन का चेकअप करने के बाद कहता है, घाव गहरा है, भरने में समय लगेगा, बाकी खून ज्यादा बहने की वजह से कमजोरी काफी आ गई है। इनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। बस आज का दिन आपको यही रहना है, फिर रात को आप घर जा सकते हैं। चलो, ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इधर सम्राट भी उठ गया था, चंचल भी, पर दोनों अभी बिस्तर पर ही थे। चंचल सम्राट के सीने पर अपना सिर रख कर लेटी हुई थी। सम्राट ने अपनी एक बाजू से उसे अपनी आगोश में समाया हुआ था। वह दोनों बातें कर रहे थे। सम्राट उसे बताता है कि कैसे रेखा ने रोहन और तनु पर हमला कर दिया। उसकी बात सुनकर चंचल भी घबरा जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत ऐसा भी कर सकती है। रोहन ने उस पर भरोसा करके गलती कर दी। चंचल ने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ, पर वह कर भी क्या सकता था, उसे थोड़ी पता था कि रेखा के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो खुद हैरान हूं कि उसके दिल में इतनी नफरत भरी हुई है, रोहन के लिए इतना जहर भरा हुआ है। उसे अपने बेटे की गलती नजर ही नहीं आ रही। बेचारा रोहन हमेशा से अकेला ही रहा है, कोई नहीं रहा उसके पास कभी उसे समझने वाला। अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशियां आए हैं। मैं देख कर आ रहा हूं, तनु रोहन से बहुत प्यार करती है, वह उसे संभाल लेगी। कोई नहीं कह सकता कि यह वही तनु है, बिल्कुल बदल चुकी है। सम्राट चंचल को सारी बात बताते हुए बोलता है। चंचल भी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। अच्छा, तुम आराम करो, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। ये कहता हुआ सम्राट बेड से उठने लगता है। पीछे से चंचल ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं। वह अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए बोलती है, बस फिर क्या था। सम्राट उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल में थे। दोनों से उसका हाल चाल पूछ रहे थे। तनु बहुत अच्छे से चंचल से बात कर रही थी। चंचल ने भी अब उसे माफ कर दिया। शाम को रोहन डिस्चार्ज होकर घर आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हर कोई खुश था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिलहाल के लिए रणधीर शांत साथ बैठा हुआ था, पर उसकी यह शांति बिल्कुल सही नहीं थी, किसी आने वाला तूफान का बहुत बड़ा संकेत थी। फिर वक्त बीता, दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, फिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 9 महीने बाद राठौड़ मैंशन में शोभा जी आरोही समीर सम्राट को देखकर हंस रहे थे। 9 महीने में सम्राट क्या से क्या हो गया है। एक तरीके से वह चंचल की मां बन गया था। उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना, उसको काम नहीं करने देना, उसकी डाइट का ख्याल रखना, उसे नींद नहीं आ रही तो रातों को उसके साथ जागना, उसे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर सुनाना। मतलब एक हल्का सा दुख भी चंचल को छू नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ सम्राट की वजह से, उसके प्यार की वजह से। और आज भी वह बड़ी बेचैनी से हॉस्पिटल में लेबर रूम के बाहर चक्कर काट रहा था कि पता नहीं उसकी चंचल कैसी होगी, उसकी क्या हालत होगी।
वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वह ठीक हो। वैसे कोई और भी था जो वहां पर मौजूद था, और वह थे रोहन और तनु। वह दोनों भी बेसब्री से नन्हे से मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे। सबको एक नया खिलौना मिलने वाला था। वैसे बीते 9 महीना में रोहन और तनु की जिंदगी भी काफी हद तक सुलझ गई थी। दोनों का प्यार दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था, और उनके प्यार की निशानी तनु के पेट में थी। वह भी प्रेग्नेंट थी। उसके प्रेगनेंसी को भी तीसरा महीना चल रहा था। रेखा को पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया था। अब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह दिन और भी पागल होती जा रही थी। सुहानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल चली गई थी। रोहन और तनु उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। वैसे आरोही और समीर की जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। प्यार तो दोनों एक दूसरे से पहले से ही बेहद करते थे, और शादी के बाद तो प्यार और भी गहरा हो गया था। बस एक ही कमी थी दोनों की जिंदगी में कि अभी तक आरोही प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। डॉक्टर का कहना था कि जो आरोही की हालत है, जो उसके साथ हादसा हुआ था, उसके वजह से उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। कभी कभी आरोही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, पर समीर हर बार उसे अपने प्यार से संभाल लेता था, हैंडल कर लेता था। वह कभी भी आरोही को यह एहसास नहीं होने देता था कि उसके अंदर कोई कमी है। इसके बाद वह दोनों सब भगवान पर छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए तो सब कुछ सबकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। बस एक था जिसके लिए वक्त रुक गया था, और वह था रणधीर। उसने कैसे ये 9 महीने काटे थे, ये तो बस वही जानता था। एक एक पल, एक एक दिन उसके लिए सदियों के समान गुजरा था, क्योंकि उसे चंचल और सम्राट से अपना बदला लेना था, और बदला लेने के लिए कुछ नए प्लान बनाया था उसने। चंचल के जिंदगी में जैसे ही खुशियां आएगी, जैसे ही उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, वैसे ही वह उसे सबसे दूर कर देगा। और अपने इस घटिया प्लान को अंजाम देने के लिए वह डॉक्टर का भेष बनाकर हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। फिलहाल वो एक सही मौके की तलाश में था। वह अपना हुलिया बदलकर वहीं आसपास घूम रहा था, और सम्राट का ध्यान भी अब तक उस पर नहीं गया था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो चंचल पर था, जबकि रणधीर का सारा ध्यान अपने प्लान पर था। बदले की आग में इतना अंधा हो गया था वह कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि वह एक छोटे से बच्चे को अपनी मां से अलग करने के बारे में सोच रहा है। वह उस बच्चे को मारने के बारे में सोच रहा है। कुछ ही देर में अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर खुशी से खिल जाते हैं। बच्चे की आवाज सुनकर अब तो सम्राट से अब इंतजार नहीं हो रहा था, तड़प रहा था वह चंचल के पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। जब 2 मिनट तक अंदर से कोई बाहर नहीं आता, तो उसने बेचनी से कहा, बड़ी माँ ये लोग कर क्या रहे हैं अंदर, जो बाहर ही नहीं आ रहे, ना बता रहे हैं कि चंचल कैसी है, मेरा बच्चा कैसा है। सम्राट के उतावलेपन को देखकर आरोही और समीर हंसने लगते हैं। सम्राट थोड़े गुस्से से उनकी तरफ देखता है। वह दोनों तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और अपने गर्दन झुका लेते हैं, पर उनकी हंसी अभी तक बंद नहीं हो रही थी। शोभा जी सम्राट के पास जाती है, उसे समझाते हुए बोलती हैं, थोड़ा सब्र रख बेटा, तू तो हद कर रहा है। अरे बड़ी माँ, हद तो ये लोग कर रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे से चंचल अंदर है। 2.5 घंटे, आपको पता भी है 2.5 घंटे कितने होते हैं। ये सुनकर शोभा जी हंस पड़ते हैं। अब मैं क्या करूं इस लड़के का। पर सम्राट था जो वह अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं बड़ी माँ, अगर 1 मिनट के अंदर कोई बाहर नहीं आया ना, तो मैं सच में ये दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाऊंगा। वह बोल ही रहा था, कभी एक नस बाहर आती है जिसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा था, जो व्हाइट कलर के टॉवल में लिपटा हुआ था। नस बच्चा सम्राट की गोद में देते हुए कहा है, कंग्रेचुलेशन बेटा हुआ है। वह सम्राट की गोद में उस प्यारे से बच्चे को देते हुए बोलती है। सम्राट अपने बच्चे को देखते ही सारा गुस्सा भूल जाता है और अपने बेटे का माथा चूम लेता है। बारी बारी सब लोग बच्चे को देखने लगते हैं, उसकी गोद में से लेने के लिए झगड़ने लगते हैं। डॉक्टर बाहर आता है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आप सब उनसे मिल सकते हैं, ये कहकर वो चला जाता है। और यह सुनते ही सब लोग खुशी से चहकते हुए अंदर जाने लगते हैं। रणधीर जो थोड़े दूर अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाए खड़ा ये सब देख रहा था। सम्राट के चेहरे की खुशी देखते हुए मन ही मन जितनी खुशियां मनाना है मना ले सम्राट, सिर्फ 1 घंटे में तेरा ये पिल्ला हमेशा के लिए तेरे से दूर हो जाएगा। बेहद गुस्से से अपने खतरनाक इरादों को सोचते हुए वो ये सब मन ही मन बोल रहा था। इसके बाद वह अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपने आदमियों को फोन करता है और कुछ बात करता है। अंदर कमरे में चंचल बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बच्चों को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी। सम्राट अपने बच्चों को गोद में लिए उसके पास जाता है, बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। किसी की परवाह के बिना सम्राट चंचल के पास जाता है और उसका माथा बेहद प्यार से चूम लेता है। अपने बच्चे को चंचल की गोद में दे देता है। अपने बच्चे को देखते ही चंचल को मां होने का एहसास होता है। उसे गोद में लेते ही उसे लगता है कि जैसे उसका रुतबा बढ़ गया हो, जैसे सारे जहां की खुशियां उसकी झोली में आकर गिर गई हो। उसकी आंखें नम हो जाती है और वह बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेती है। शोभा जी जल्दी से उसकी और बच्चे की नजर उतारती है और फिर वह बच्चे को देखती है, फिर सम्राट को।
सम्राट, ये हूबहू तेरी परछाई है। इसके बाद एक एक करके सब उस प्यारे से बच्चे को गोद में लेते हैं। आरोही और समीर तो उसके लिए झगड़ा भी करने लगते हैं, पहले मैं लूंगा, नहीं पहले मैं लूंगी। रोहन और तनु भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वो चारों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। उन चारों को देखकर शोभा जी अपना माथा पीट लेती है। सम्राट और चंचल सबको देखकर मुस्कुरा रहे थे। सम्राट चंचल के पास बैठता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, शुक्रिया मुझे जिंदगी की सबसे अनमोल खुशी देने के लिए। चंचल बस मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। यहाँ रणधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। वह खुद को एक नजर देखता है, अब तो सम्राट भी मुझे नहीं पहचान सकता। वह अपना फेस मास्क सही करते हुए बोलता है और निकल जाता है उस कमरे की तरफ जहाँ चंचल थी, उसका बच्चा था। अंदर सब लोग बच्चे को लेने के लिए पागल हुए जा रहे थे। शोभा जी सबको डांटकर शांत करवाती है, अरे तुम लोग इसे रुलाओगे क्या? दो मुझे दो। वो बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और फिर उसे वहां पर रखे पालने में आराम से लेटा देती है। थोड़ी ही देर में रणधीर डॉक्टर बनकर आंखों में चश्मा फेस मास्क पहने अंदर आता है और आते ही सबसे पहले उसकी नजर जाती है चंचल पर। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, बस यही खुशी नहीं पसंद ही रणधीर को। वह बस चंचल की आंखों में आंसू देखना चाहता था, अपने बच्चे के लिए उसे तड़पते हुए देखना चाहता था। वह घड़ी में टाइम देखता है, उसके कहे अनुसार 1 घंटा पूरा होने में बस 1 मिनट बाकी था। वह मन ही मन बस 1 मिनट और फिर तुम दोनों की बर्बादी शुरू। जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है तभी पूरे अस्पताल की लाइट चली जाती है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लाइट जाते ही पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। सम्राट, चंचल पुकारती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सम्राट ने उसे संभालते हुए कहा, घबराओ मत, मैं हूं यहीं पर। ये लाइट कैसे चली गई? बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी। वहां खड़े नज एक दूसरे से हैरानी से, पहले तो कभी लाइट नहीं गई, आज क्या हो गया? ये सब सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ था, पर इस 1 मिनट में रणधीर अपना खेल खेल चुका था। अंधेरे के आड़ में उसने पालने में से बच्चे को उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया, जहां उसके आदमी गाड़ी लेकर पहले ही तैयार खड़े थे। रणधीर के हाथों में सम्राट और चंचल का मासूम सा बच्चा था। वह अपनी गाड़ी के पास जाता है और उस बच्चे को गुस्से से अपने आदमी की तरफ उछालते हुए कहा, ड्रग्स का इंजेक्शन दो इस सम्राट के पिल्ले को। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसकी बात सुनकर एक बार को तो उसके आदमी के हाथ भी कांप जाते हैं। वो डरते हुए रणधीर की तरफ देखते हुए कहा, ये तो एक नवजात बच्चा है। रणधीर अपनी जलती हुई निगाहों से उस पर एक नजर किया, तुझे क्यों रहम आ रहा है? इस बच्चे पर तेरा बच्चा तो नहीं है ना? जो कह रहा हूं वो कर, वरना खुद को गोली मार दे। रणधीर बहुत गुस्से से बोलता है, इतना गुस्सा कि कोई भी डर जाए। उधर अस्पताल में जैसे ही लाइट आती है तो सब चैन की सांस लेते हैं, पर जैसे ही पालने में नजर जाती है तो वहां पर बच्चे को ना देखकर सब घबरा जाते हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? चंचल ने घबराते हुए कहा। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है कि कोई सम्राट सिंह राठौर के बच्चे को उठाकर ले गया। तब तक रणधीर हॉस्पिटल से काफी दूर निकल गया था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी नजर बार बार अपने आदमी की गोद में बेहोश पड़े बच्चे पर जा रही थी। उसे देखते हुए मन ही मन, तेरी चाबी मेरे हाथ आ गई है चंचल, अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा, बस तेरा खेल खत्म। अब तो खुद चलकर मेरे पास आएगी। वह बेहद खौफनाक तरीके से ये सब सोच रहा था। कुछ देर में उसकी गाड़ी एक बंगले के अंदर एंटर करती है, जहां पर वह कई महीनों से रह रहा था। वह बांग्ला शहर से दूर सुनसान इलाके में बना हुआ था। वो गाड़ी से उतरता है, उस बच्चों को अपने गोद में लेता है, बंगले के अंदर जाता है और अब उसका अगला प्लान और भी खतरनाक था, जिसे शुरू करने के लिए वो और इंतजार नहीं कर सकता था। वह अंदर जाता है, पूरे हॉल में अंधेरा था। वह लाइट चालू करता है, लाइट चालू होते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसके सामने सम्राट एक किंग साइज की चेयर, जो कि रणधीर की ही थी, वहां बड़े आराम से किसी राजा की तरफ बैठा हुआ है। उसे वहां देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है उसे कि सम्राट यहाँ कैसे? सम्राट ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अफसोस इस बार भी तेरा प्लान फेल हो गया। रणधीर गुस्से से तैश में आते हुए बोला, आज ज्यादा मत बोल सम्राट, यह मत भूल कि मेरे हाथ में जो इस वक्त है वह तेरा बच्चा है, जिसे मैं कभी भी खत्म कर सकता हूँ। ये सुनते ही सम्राट हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तो इस वक्त मेरे कब्जे में है रणधीर, तुझे मैं कभी भी खत्म कर सकता हूँ, एक पल नहीं लगेगा मुझे। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए रणधीर भी हक्का बक्का रह गया, फिर एक शैतानी हंसी के साथ, तेरे कब्जे में? सम्राट, लगता है तेरे दिमाग को बड़ा झटका लगा है। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, यहाँ सांस लेने के लिए भी मेरी इजाजत लेनी पड़ती है, और तू बोल रहा है मैं तेरे कब्जे में हूँ? नजर घुमाकर देख सम्राट, मेरे आदमी तुझ पर बंदूक ताने खड़े हैं, कहकर वो तेज तेज हंसने लगा। वो अभी हंस ही रहा था कि सम्राट ने भी हंसना शुरू कर दिया। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर रणधीर की हंसी रुक है, वो एक चेहरे पर हैरानी के भाव लिए उसे देखने लगा। सम्राट ने उसे देखते हुए कहा, तेरे आदमी?
उसने एक इशारा किया तो रणधीर के आदमी उसी पर बंदूक तान लिए। ये देखकर रणधीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। सालों बेईमानों, नमक हरामों कुत्तों, तुम सब इसके साथ मिल गए। सम्राट उसके एक आदमी की ओर इशारा किया तो वो आगे बढ़ा और सम्राट के बच्चे को रणधीर के हाथों से ले लिया। सम्राट रणधीर के और कदम बढ़ाते हुए कहा, बेईमान के साथ बेईमान करने में कोई बुराई नहीं है रणधीर। तू अपने आप को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह समझता है ना? आज मैं तेरे जगह पर तेरे आदमियों के बीच तेरा काम तमाम करूंगा। तुझे क्या लगा तू मेरे बच्चे को मेरे नाक के नीचे से ले जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा? नहीं पहुंच पाऊंगा मैं तुझ तक। पता तो मुझे तभी लग गया था। अब तुझे और तेरे इस साम्राज्य को यही खत्म करके जाऊंगा। कहकर वह उसके कॉलर से उसे घसीटते हुए वहां रखी शराब की बोतलों में दे मारता है और फिर उसका गला दबाते हुए उसे पीछे दीवार पर फिर से उसका सिर मारता है। तुझे लगा कि मैं तुझ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जहां पर तू सोचना खत्म करता है वहां से मैं सोचा शुरू करता हूं। रणधीर के सर से खून की धारा बह रही थी। वह अपने आदमियों को देखता है। सब चुपचाप एक तरफ खड़े तमाशा देख रहे थे, जैसे वह वहां है ही नहीं। सम्राट रणधीर के बाल पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले जाते हुए बोला, ज्यादा चौंक मत, कहते हुए वह उसे सामने दीवार में दे मारता है, जिससे रणधीर लखआकर वहीं गिर जाता है। सम्राट एक कुर्सी उसके सामने रखकर बैठ जाता है। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और रणधीर की आंखों से खौफ अपनी मौत का, जो सम्राट के रूप में उसके सामने बैठी थी। सम्राट आगे बोलते हुए कहा, तुझे क्या लगा कि तू प्लानिंग कर रहा है? नहीं, प्लानिंग तो मैं कर रहा था, वह भी तेरी मौत का। पल पल मेरी नजर तुझ पर थी, तेरी एक आहट भी मुझ तक पहुंचती थी और तू इस गलतफहमी में रहा कि जैसा तू चाह रहा है वैसा ही हो रहा है, पर असल में जो मैं चाहता था वही तू कर रहा था। यहां तक कि जो ड्रग्स का इंजेक्शन तूने मेरे बच्चे को दिया है वह भी कोई ड्रग्स का इंजेक्शन नहीं था। जैसे जैसे सम्राट उसे सच बता रहा था वैसे वैसे रणधीर अपनी नजरों में गिरता जा रहा था। एक बार फिर वह सम्राट से हार गया, चंचल से हार गया, एक लड़की को नहीं तोड़ पाया, उसे नहीं हरा पाया, यहाँ तक कि सम्राट और चंचल का प्यार नहीं खत्म कर पाया, भरोसा नहीं खत्म कर पाया। बस यही सोच सोचकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि सम्राट के हाथों मरने से अच्छा अपने हाथों से खुद को मार ले। फिर उसे ख्याल आता है कि जब मरना ही है तो फिर क्यों ना सम्राट को मार कर मर जाए। ये ख्याल आते ही वह झटके से उठता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर सम्राट पर झपटता है, लेकिन सम्राट उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। रणधीर के हमला करने से पहले ही वह चौंकना हो गया था और वह एकदम से पीछे हो जाता है, जिससे रणधीर नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही सम्राट उस पर टूट पड़ता है और उस पर लात घुसे बरसाने लगता है। सम्राट का गुस्सा उसके सिर पर सवार हो गया था। इस वक्त वह बहुत खतरनाक लग रहा था। मार मार कर रणधीर को अधमरा कर दिया था उसने। यहाँ तक कि वो रणधीर को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। रणधीर के सर से, मुंह से, नाक से, सब जगह से खून बह रहा था। सम्राट उसे वापस घसीटकर पीछे दीवार से लगा देता है और वापस कुर्सी पर बैठ जाता है। एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है और वो सिगरेट के कस भरते हुए बोला, बस बहुत हो चुका तेरा नाटक, इतने मौके नहीं देता सम्राट अपने दुश्मनों को जितने मैंने तुझे दे दिए। जानता है कि तू अभी तक जिंदा क्यों है? रणधीर धीरे धीरे सांस लेते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सम्राट अपने फेस पर डेविल स्माइल लाते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तेरी मौत चंचल के हाथों से हो, वही तुझे मारे। पर मैं गलत था, क्योंकि मार तो वह तुझे पहले ही चुकी थी। अपने बातों से, अपने आत्मविश्वास से क्यों सही कहा ना? जिस दिन उसने बेखौफ होकर तेरी नजरों में देखा था ना, मर तो तू उसी दिन गया था। बस तेरी यह सांसें चल रही थी जिन्हें अब मैं रोकने वाला हूं। इतना कहकर वह अपने गन निकालता है और रणधीर पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देता है। तब तक उस पर गोलियां चलाता रहता है जब तक वह मर नहीं गया। रणधीर का पूरा बदन छलनी हो गया था, यहाँ तक कि खून के छींटे सम्राट के कपड़ों पर, उसके मुंह पर, उसके हाथों पर भी पड़ गए थे। अगले ही पल रणधीर दुनिया से जा चुका था। इसकी लाश को ठिकाने लगा तो इतना कहकर सम्राट वहां से जाने लगता है। कभी एक आदमी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं बॉस? सम्राट अपने खून से सने हाथों को देखते हुए कहा, अभी एक और है जिसे खत्म करना बाकी है। इतना कहकर वह तेजी से वहां से निकल गया। उसके आदमी हैरानी से एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि अब कौन रह गया, सारे दुश्मन तो खत्म हो गए। रात के अंधेरे में सम्राट तेजी से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में वह समंदर के किनारे पर खड़ा था। समंदर के किनारे खड़ा वह एकटक शांत बैठे पानी को देख रहा था। जितना शांत वह पानी ऊपर से लग रहा था उतना ही शांत सम्राट भी ऊपर से लग रहा था, लेकिन जितनी हलचल पानी के अंदर हो रही थी उतनी ही हलचल सम्राट के अंदर भी हो रही थी। वह अपने गन निकालता है, दूर समंदर में फेंक देता है और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है, खत्म करता हूं आज मैं इस सम्राट को जिसने मजबूरी में हथियार उठाए थे। खत्म करता हूं आज मैं इस सम्राट को जिसको इस गुनाहों की दुनिया में धकेल दिया गया था। सब कुछ पीछे छोड़कर बाहर निकालता हूं मैं आज इस दुनिया से ऊपर।
वो आसमान की तरफ देखते हुए बोल रहा था, उसकी गंध दूर कहीं गहरे पानी में जाकर गिरती है, जिससे शांत पड़े पानी में हलचल मच जाती है। समंदर की लहरें धीरे धीरे सम्राट की ओर बढ़ने लगती है। सम्राट अपनी आंखें बंद किया, अपने दोनों हाथ फैलाए वहां पर खड़ा था। बेहद सुकून मिल रहा था उसको इस जिंदगी से बाहर आकर। पानी की लहरें धीरे धीरे उससे टकराती हैं, जैसे शाबाशी दे रही हो उसे। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वह हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। जाकर देखता है कि सब परेशान खड़े हैं, जबकि उसके बच्चे को तो उसके आदमी कब से चंचल तक पहुंचा चुके थे। तभी उसकी नजर सामने बेड पर बेहोशी की हालत में पड़े आरोही पर जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने सम्राट को देखते हुए कहा, गुड न्यूज है मिस्टर सम्राट, शी इज प्रेग्नेंट, आपकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सबके चेहरे पर खुशी छलक जाती है, खास करके सम्राट और समीर के। आज का दिन सम्राट के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन था। आज उसके बेटे का जन्म हुआ। आज से उसने गुनाहों की दुनिया से नाता तोड़ दिया। वैसे भी उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे, रणधीर का भी खतरा टल चुका था, हर तरफ से नफरत के बादल छट चुके थे। अब कुछ होगा तो वो होगी सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत और बेहद मोहब्बत। 10 साल बाद राठौर मैंशन में एक आवाज सुनाई देती है, चंचल यार कहाँ हो तुम, पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सम्राट अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए बोलता है, ये चंचल भी ना, हर वक्त बस काम काम काम, मेरा तो जरा सा भी ख्याल नहीं है इसको। सम्राट ने मुंह बनाते हुए कहा और वो रेडी होकर कमरे से बाहर निकल जाता है, जहां शोभा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सम्राट इधर उधर देखते हुए कहा, बड़ी माँ चंचल कहाँ है? शोभा जी कुछ कहती कि इससे पहले ही भागा भागा उसका बेटा अगम वहां पर पहुंचता है। पापा मैं कैसा लग रहा हूं? अगम जो कि तकरीबन 10 साल का हो गया था, उसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था। उसके कली कली हेयर जो उसके माथे पर आ रहे थे, जिसमें उसका क्यूट सा चेहरा और भी क्यूट लग रहा था। वो हूबहू सम्राट की परछाई लग रहा था। अगम को देखते ही सम्राट के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह झट से उसे अपनी गोद में लेने लगता है। तभी अगम ने कहा, नो पापा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसके बचपने पर सम्राट और शोभा जी एकदम से हंस पड़ते हैं। सम्राट उसके बाल खराब करते हुए कहा, बेटा जब मैं तेरे जितना था तब मुझे अपने कपड़ों का होश भी नहीं रहता था। अगम शोभा जी के पास जाते हुए बोला, देखो ना दादी, पापा ने मेरे बाल खराब कर दिए। अगम अपना मासूम सा शक्ल बनाते हुए कहा, अब बस भी करो तुम दोनों। शोभा जी ने दोनों को नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। सम्राट को फिर से चंचल का ख्याल आता है, चंचल कहीं नजर नहीं आ रही है। अब ये चंचल कहाँ रह गई? वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर सीडीओ से उतर रही चंचल पर पड़ती है। गोल्डन कलर की डिजाइनर साड़ी, जिसमें से बाहर झांकती उसकी गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी, जो काफी थी सम्राट को पागल करने के लिए। बालों को खोलकर एक साइड कंधे पर किया हुआ, आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, लाल सुर्ख होठ, कुल मिलाकर वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सम्राट तो अपने नजरें नहीं हटा पा रहा था, यहाँ तक कि चंचल भी एकटक उसे ही देख रही थी। दोनों ये भूल गए कि वहां शोभा जी भी खड़ी है। शोभा जी ने अपना गला साफ करने का नाटक किया, जिससे दोनों होश में आते हैं और अपनी अपनी हरकत पर दोनों ही झेप जाते हैं। इतने में चंचल सम्राट के पास आ जाती है। दोनों एक साथ बोलते हैं, कामना कहाँ है? चंचल ने एकदम से, अरे वह तो तुम्हारे साथ ही थी ना, मैंने तो उसे कब का रेडी करके तुम्हारे पास भेज दिया था। सम्राट ने यहाँ वहां नजर घुमाते हुए, पर वह तो मेरे पास आई ही नहीं, यहीं कहीं होगी कामना। कामना प्रिंसेस, पापा के पास आओ बेटा। सम्राट उसे पुकारता है। इतने में पर्दे के पीछे छुपी हुई 5 साल की प्यारी सी लड़की, जिसने व्हाइट कलर का सुंदर सा गाउन पहना हुआ था, बालों में व्हाइट कलर की पिन लगाए हुए, वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागती हुई सम्राट के पास आती है। उसकी गोद में चढ़ते हुए बोली, मैंने आपको डरा दिया पापा। ये कहते हुए वो सम्राट के सीने से लग जाती है। सम्राट कामना को अपने सीने से लगा लेता है। ये थी सम्राट की बेटी, उसकी जान कामना, उसकी जिंदगी, उसकी प्यारी सी बेटी। जितना अगम चंचल के करीब था, उतना ही कामना अपने पापा की लाडली थी। वैसे वो सबकी लाडली थी। अगम तो जान छिड़कता था अपनी बहन पर। उसके बाद सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। समीर भी कोलकाता से अपना सारा बिजनेस समेटकर मुंबई शिफ्ट हो चुका था। आज उसने यहाँ पर अपनी कंपनी की ओपनिंग रखी थी और यह उसी ओपनिंग की पार्टी थी। कुछ ही देर में सब पार्टी में पहुंचते हैं। क्या शानदार पार्टी थी। समीर और आरोही सबका स्वागत कर रहे थे। उनकी बेटी आव्या भी रेड कलर के फ्रॉक पहने इधर उधर घूम रही थी। वह भी लगभग 10 साल की होने वाली थी। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था, जिसका नाम शौर्य था, जो 7 साल का था। सब बच्चे एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के पास दौड़ पड़ते हैं। इतने में रोहन और तनु भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनकी प्यारी सी बेटी तन्वी और बेटा कुंज था। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। खुशी की बात यह थी कि जितना प्यार इनके माँ बाप में था, उतना ही बच्चों के अंदर भी था। सबसे बड़ा आगम था। वो अपने से छोटे भाई बहन का बहुत ध्यान रखता था, खास करके अपनी बहन कामना का तो बहुत ही ज्यादा।
जितना प्यार वो अपनी बहन कामना से करता था उतना ही आव्या और तन्वी से भी। अगम अपने बड़े होने का हमेशा फायदा भी उठाता था। कुंज और शौर्य उससे डरते भी थे। जितना समझदार सम्राट रहा है, अगम भी उसकी परछाई है। समझदार के मामले में, रिश्तों को निभाने के मामले में कामना की बात करें तो वह तो बिल्कुल चंचल की परछाई थी। उतनी ही सुंदर, उतनी ही मासूम, उतनी ही चंचल। सबका मन मोह लेती थी। जहां बच्चे अपने खेलकूद में लगे हुए थे, वही सब बड़े आपस में बातें कर रहे थे। साथ साथ अपने बच्चों को देखकर खुश भी हो रहे थे। पार्टी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। हर कोई समीर को बधाई दे रहा था। सबके चेहरे पर खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।